हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एस एम आलम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेट कपिंग थेरापी और हिजामा। मतलब हिजामा और वेट कपिंग थेरापी दोनों एक ही चीज़ है। उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है उसके बारे में आज हम सारी बात करेंगे। क्योंकि आज तक किसी ने ये कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं की है। मैंने बहुत सारा वीडियो ढूंढने की कोशिश की थी, पर मुझे अभी तक उस टाइप का कोई वीडियो मिला नहीं है। तो मुझे कहीं कहीं से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी मैंने देखा है। अपने कलीग के एक्सपीरियंस से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में कंपाइल करके आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग को भी समझ में आए। अगर आप एक कपिंग थेरापिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो भी आपके लिए काम में आएगा। और अगर आप कपिंग थेरापी करवाने का सोच रहे हैं तो भी एक ये आपके लिए सेफ साइड रहेगा, क्योंकि आपको सारा कुछ पता होगा कि क्या क्या तकलीफ हो सकती है। इस तकलीफ से बचने के लिए क्या क्या चीज़ किया जा सकता है, वो भी सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर एस एम आलम, कंसल्टेंट आयुर्वेदिक कपिंग थेरापी प्रैक्टिशनर हूँ और इंटरनेशनल कपिंग एसोसिएशन का मेंबर हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन इज मेडिसिन एंड unanticipated problem that arise following and is a result of a procedure, treatment or illness. A complication is so named because it complicate the situation. Complications का जो मतलब दिया हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन है कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो मतलब जिसको प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, मतलब सोचते नहीं कि ऐसा होने वाला है पर वो हो जाता है। वो किसी वजह से भी हो सकता है, कोई प्रोसीजर की वजह से हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है। इलनेस मतलब एक बीमारी की वजह से दूसरी बीमारी हो जाती है, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है। तो इस चीज़ को हम कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। मतलब वो सोचते नहीं है पर वो ट्रीटमेंट के दौरान या कोई रोग की वजह से जो हो जाता है उसे हम कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो हमने कॉम्प्लिकेशन को सबसे पहले दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मतलब जो वेट कपिंग थेरापी कर रहे हैं उस वक्त क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ट्रीटमेंट करने के बाद, वो भी हम आगे देखेंगे। एक्सेसिव पेन, सबसे पहले तो कभी कभी एक्सेसिव पेन देखने को मिलता है। ब्लीडिंग विदाउट कट, कट लगाए बिना भी ब्लीडिंग देखने को मिलता है। नो ब्लीडिंग, कई बार कट लगाने के बावजूद भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलता। एक्सेसिव ब्लीडिंग, कभी बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग देखने को मिल जाता है। नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, ड्राउजीनेस, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना। ब्लीडिंग कांट स्टॉप, ब्लीडिंग चालू होने के बाद जल्दी ना रुकना। ब्लिस्टर ऑन स्किन मतलब स्किन के ऊपर छोटे छोटे पानी के जैसे फरफोले जो बन जाते हैं उसको ब्लिस्टर कहते हैं। वो आगे हम सारा डिटेल में देखेंगे। एक्सेसिव पेन, इन सम पेशेंट केस पेशेंट कंप्लेन अबाउट पेन एट कप एरिया। कई बार पेशेंट जो है कंप्लेन करते हैं हम जब ट्रीटमेंट करते हैं उसी दौरान कि सर हमें कप जहाँ पे लगाया हुआ है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। इन सम केस दिस इज़ ड्यू टू लेस टॉलरेंस विल पावर, इन सम केसेस ड्यू टू एलर्जी। कई बार पेशेंट जो है वो दर्द सह नहीं पाता है, जो हल्का सा जो पता चलता है इसके वजह से भी वो कंप्लेन करता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ एलर्जी है, स्किन कंडीशन कुछ ऐसा है कि जिसके वजह से वो एक्सेसिव पेन हो रहा है। एंड इन रेस्ट ऑफ द केस बिकॉज ऑफ हाई वैक्यूम प्रेशर, कई बार प्रैक्टिशनर के गलती की वजह से भी हो जाता है कि जितनी प्रेशर की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर उसमें लगा दिया जाता है, जिसके वजह से वो जो एरिया है पेन करने लगता है। तो कितना प्रेशर देना है, कितने टाइम के लिए देना है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए हमने पूरा एक कोर्स डिज़ाइन करके रखा है। अगर आप में से कोई हमारा कपिंग थेरापी जो है, ये वेट कपिंग थेरापी के साथ साथ ड्राई कपिंग थेरापी भी जो है अगर वो सीखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स की सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तब ये जो कॉम्प्लिकेशन हुआ है उसका ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन क्या है। इन फर्स्ट केस वी हैव टू एनकरेज एंड सपोर्ट पेशेंट विथ प्रॉपर कन्विंसिंग लैंग्वेज। मतलब जैसे पेशेंट अगर डरा हुआ है उसके वजह से भी उसको दर्द होता है तो हमें बस उसको इनकरेज करना है, तो वो तकलीफ उसकी दूर हो जाएगी। In second case, we should give treatment about that allergy first, then treat by हिजामा। मतलब पहले अगर उसको कोई एलर्जिक कंडीशन है तो एलर्जी को पहले दूर करना होगा, फिर हम ये कपिंग थेरापी कर सकते हैं।
Last case are seen in mostly new practitioner or who doesn't know about proper cupping system. In this case, loose cup and replace after few time with proper vacuum pressure. जैसे मैंने पहले बताया कि वो कितना प्रेशर देना है, वो एक बहुत सटीक होना जरूरी है, सही होना जरूरी है। तो वो क्या होता है कि कई बार जानकारी नहीं होने की वजह से भी ये चीज़ तकलीफ हो जाती है। ब्लीडिंग विदाउट कट, this complication seen during so many condition may be pimples, cupping on some skin disease, skin rupture। तो इस कंडीशन में मोस्टली देखने को मिलता है कि जब कट नहीं लगाया गया है, इंसिजन नहीं किया गया है, उसके पहले ही ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट सॉल्यूशन क्या है? इन द केस ऑफ पिंपल इट्स ओके इफ इट्स ब्लीड विदाउट कट, नो नीड एनी एक्स्ट्रा केयर। हाँ, पिंपल्स जो है, पिंपल्स पे कप लगाने की वजह से कभी कभी वो पिंपल्स खुद ब खुद फट जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं। इट्स ओके, ब्लीडिंग हो रहा है, होने दीजिए, अच्छी बात है। जो भी वहाँ से स्टेसिस है वो जल्दी निकल जाएगा। इन स्किन डिसीज प्रैक्टिशनर हैव टू एक्सपीरियंस ऑफ इट, देन अप्लाई ऑन एनी स्किन पैचेस, अदरवाइज डोंट अप्लाई कप ऑन स्किन पैचेस। जैसे अगर प्रैक्टिशनर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं तो ही किसी भी पैच के ऊपर लगाएं। हम तो सीधा सीधा बोलते हैं कि हो सके तो किसी भी स्किन पैच के ऊपर कपिंग थेरापी नहीं करना है, क्योंकि वो जो हम वहाँ पे इंसिजन करेंगे वो इंसिजन हील होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा लेता है, जिसके वजह से हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशन वाला एरिया है तो वहाँ पे ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसका ऑप्शन ये है उसके सराउंडिंग एरिया में किया जाए तो वो अच्छा रहेगा। In skin rupture case, it's also due to high vacuum pressure. It's rare to see in this condition immediately remove cup and treat like wound। अगर कभी कभार कट करने के पहले ही ब्लीडिंग होगी या कोई स्किन कंडीशन दूसरी कोई तकलीफ नहीं है तो हो सकता है कि वहाँ पे जो है स्किन रप्चर हो गया है। स्किन रप्चर होना बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे कंडीशन को बहुत हल्के में नहीं लेना है। कप को तुरंत रिमूव करना है और वो जो घाव बना है उसको एक घाव की तरह से पूरे अच्छे से उसको ट्रीटमेंट करना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप जानते होंगे कि घाव को किस तरह से ट्रीट करना है। अगर आपको नहीं पता है, आप प्रैक्टिशनर है, किसी डॉक्टर के अंडर में आप काम कर रहे हैं तो डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, तो वो डॉक्टर उस चीज को जो है हैंडल कर लेंगे। नो ब्लीडिंग, दिस कॉम्प्लिकेशन इज सीन इन मोस्टली न्यू प्रैक्टिशनर, मे बी प्रैक्टिशनर डजंट कट प्रॉपरली। नए नए प्रैक्टिशनर जो होते हैं थोड़ा डरते भी हैं, इसकी वजह से वो इंसिजन जो है सही से नहीं लगाते हैं, तो भी कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग नहीं होता है। ऑल्सो सीन इन फैटी पेशेंट ड्यू टू हैवी फैट, कई बार जो प्रॉपर कट जो हमने मतलब जो कोर्स में पूरा एक उसका क्राइटेरिया बनाया हुआ है, इंटरनेशनल कपिंग एसोसिएशन में डॉक्टर नदीम सर जो हैं उन्होंने पूरा एक इस चीज़ का क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि कितना कट करना है, कितना डीप कट करना है। ये पूरा एक साइंटिफिकली उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर सोच लीजिए कि आपको वो पता है और आपने वो कट किया फिर भी ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो कई बार ये हैवी फैट की वजह से भी होता है, क्योंकि स्किन के नीचे फैट अगर जमा हुआ है तो वहाँ से कोई भी स्टेसिस बाहर नहीं निकलेगा। इसका सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट क्या है? इन फैटी पेशेंट कट स्लाइटली डीप अकॉर्डिंग टू फैट डिपॉजिट विथ प्रॉपर प्रिकॉशन। फैटी पेशेंट में जो है हल्का सा थोड़ा स्लाइट डीप कट करना है, पर ध्यान रहे कि उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। In some time maybe surgical blade may be not that sharp as we need. At that time change surgical blade। कभी कभार जो है कि जो हम सर्जिकल ब्लेड जो यूज़ कर रहे हैं completely स्टेराइल होना चाहिए, बट ऑब्वियस है, तो वो कई बार जो है अच्छे से शार्प नहीं होता है, तो उस टाइम पे उस ब्लेड को छोड़ के दूसरी ब्लेड लेके ट्राई करना चाहिए। In some case skin are too rough and hard to scarify. In that case if you are beginner please avoid to do wet cupping, and if you are concerned to do it then do it with full precaution and made few deep incision, and after that do proper dressing and repeat up to that will heal properly। हल्का सा
डीप कट करना है। कभी कभार क्या होता है कि स्किन बहुत ड्राई रहती है, रफ रहती है, जैसे कोई मजदूर हो गया तो उनकी स्किन जो है थोड़ी ज़्यादा रफ रहती है, तो वहाँ पे हल्का सा डीप कट करना पड़ता है। फिर भी नए प्रैक्टिशनर इसको थोड़ा अवॉइड करे तो ज़्यादा बेहतर है, आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद प्रिकॉशन के साथ ही ये करना है। एक्सेसिव ब्लीडिंग इन सम कंडीशन सीन एक्सेसिव ब्लीडिंग, कई कई कंडीशन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलता है। दिस इज ए हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन, जी हाँ ये बहुत बड़ा हाई रिस्क है, क्योंकि आप एक ब्लड लेटिंग थेरापी कर रहे हैं, भले आप स्टेसिस निकाल रहे हैं पर निकाल के आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है। Mostly seen due to deep cut by new practitioner and some disease condition like hemophilia, diabetes, patient on any blood thinning medicine etc. जैसे कि अगर ज़्यादा डीप कट कर दिए उसके वजह से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। उसके अलावा अगर आप सब कुछ सही तरह से जान रहे हैं, उसके बाद नॉर्मल ही आपने वो सारा कुछ किया है, फिर भी अगर हीमोफीलिया है तो ये हो सकता है डायबिटिक पेशेंट में देखने को ज़्यादा मिलता है। और ब्लड थिनिंग मेडिसिन, जैसे किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उसमें पहले हिस्ट्री लेके हमें पता करना है कि कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है, उसको कंट्रोल करके ही हमें ये करना है। तो ऐसे पेशेंट में ये देखने को ज़्यादा मिलता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट, टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस सिचुएशन बाय डन BTCT लैब इन्वेस्टिगेशन विच इंडिकेट्स अस एनी कॉम्प्लिकेशन बिफोर ट्रीटमेंट। जैसे ट्रीटमेंट के पहले जो भी सजेशन दिया जाता है कि क्या क्या आपको लैब इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसमें BTCT कराएं, कंपलसरी कराएं। ऐसा नहीं है कि यंग में नहीं कराना है, सिर्फ ओल्ड एज में कराना है, नहीं, हमें यंग में भी कराना है। ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम हमारे सामने रहेगा तो ये कॉम्प्लिकेशन होने का कोई चांस नहीं है। अगर ये BTCT नॉर्मल होने के बाद भी हो रहा है तो इतना समझ लीजिए कि आपने थोड़ा ज़्यादा डीप कट कर दिया है, और डीप कट कर दिया है तो उसको आपको तुरंत अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। इफ BTCT आर नॉर्मल एंड नो एनी डिसीज कंडीशन प्रेजेंट देन इट मे बी ड्यू टू डीप कट। जैसे अभी मैंने बताया, रिमूव कप अर्लियर एंड ट्रीट लाइक ए वुंड, तुरंत कप निकालना है और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए सारा प्रोसेस करना है और एक वुंड के तरह से उसको ट्रीट करना है। इन डायबिटिक प्रिक बाय लैंसेट और कट बाय सर्जिकल ब्लेड सुपरफिशियली, अगर डायबिटिक पेशेंट में आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनका डायबिटीज लेवल जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि कितना है। 200 के नीचे ही होना चाहिए, उसके ऊपर में हमें वेट कपिंग नहीं करना है, ये एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशन हो जाता है। अगर 200 के नीचे भी है फिर भी हमें जो वहाँ पे स्कैरिफिकेशन करना है वो हम लैंसेट से करें तो बेस्ट है। अगर लैंसेट से नहीं करते हैं, सर्जिकल ब्लेड से ही कर रहे हैं, तो हल्का सा सुपरफिशियल ही करना है, नॉर्मल जितना डीप भी हमें नहीं करना है। डोंट डू हिजामा ऑन हीमोफिलिक पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है तो उसमें हिजामा करना, वेट कपिंग थेरापी करना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उनमें ये चीज़ नहीं करना है। नोजिया वोमिटिंग, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दिस कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो सीन इन सो मेनी पेशेंट ड्यू टू फियर और फुल ऑफ स्टमक कंडीशन। मेनली फियर इज वर्किंग इन दिस which reflects in stomach and it may cause vomiting and nausea। वोमिटिंग मतलब उल्टी होना। ये जैसे पहले बताया गया है कि हिजामा करवाने के पहले क्या क्या चीज़ उनको सजेस्ट करना है, क्या क्या चीज़ नोटिस करना है, तो उसमें एक चीज़ बताया गया है कि भूखे पेट करना है या तो खाने के कम से कम 4 घंटे बाद करना है। तो इसमें वो अगर किया जाता है तो ये कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। अगर स्टमक में कुछ होगा ही नहीं तो बट ऑब्वियस है कि वॉमिट नहीं होगा। और दूसरी बात कि ये थोड़ा डर के वजह से भी होता है, तो डर को हमें उनको बोल के कन्विंस करके ही ट्रीटमेंट करना है कि जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। पर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो भी है उसमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। इंस्टेंटली रिमूव कप, जैसे इसका सॉल्यूशन क्या है? इंस्टेंटली रिमूव कप्स एंड चेक ऑल रूटीन हेल्थ पैरामीटर्स एंड गिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। जैसे कभी कभार जो है कि शुगर लेवल थोड़ा डाउन जाता है, उसके वजह से भी ये वॉमिटिंग होने लगता है, तो वो भी हमें एट दैट टाइम तुरंत में RBS चेक करना है
और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। दिस सिचुएशन मोस्टली सीन इन फुल स्टमक कंडीशन। हाँ, पेट जब भरा हुआ हो तब ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। We have to do hijama on empty stomach patient. It means in morning at empty stomach or after 3 or 4 hours। जैसे मैंने पहले बोला कि भूखे पेट करना है या तो खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद ही करना है। Also seen in some patient also due to irritation mostly in head cupping time। हाँ, जैसे सर में कप लगा रहे हैं तो उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है वो। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें, हम आपको थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे। बाकी हमारा पूरा कोर्स डिज़ाइन किया वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे सर पे कप लगाते हैं तो कहाँ पे कप लगाना है, कितना प्रेशर देना है, वो बहुत मैटर करता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर हो गया तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, ये कॉम्प्लिकेशन से बच के हमें ट्रीटमेंट करना है। वर्टिगो, ड्राउजीनेस, चक्कर आना, बोथ कंडीशन सीन बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। जैसे शुगर लेवल कम हो जाने के वजह से ये होता है, और शुगर लेवल जो है डर के वजह से भी कम होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग के वजह से भी कम हो जाता है। मोस्टली हिजामा डन इन अर्ली मॉर्निंग एंड एम्प्टी स्टमक फॉर लॉन्ग टाइम लाइक 10 to 12 आवर विच मे केस ऑफ hypoglycemia and vertigo, drowsiness. Sometimes patient also become unconscious because of hypoglycemia। जैसे चक्कर आना और बेहोश हो जाना। तो जैसे सुबह सुबह कर रहे हैं भूखे पेट, तो आदमी जो है रात में, अगले दिन रात में खाना खाया होगा, उसके बाद कुछ नहीं खाया होगा, तो बट ऑब्वियस है कि 10-12 घंटा तो ऐसे निकल गए हैं। उसके बाद अगर उनको करते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है, उसका चांस ज़्यादा है अगर पेशेंट उतना कैपेबल नहीं है तो इसलिए इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जैसे सुबह में भी करते हैं तो उनको 4 घंटे पहले कुछ हल्का नाश्ता करा देना है कि पेट उनका तुरंत वापस से खाली हो जाए। ट्रीटमेंट सॉल्यूशन क्या है? इफ एनी पेशेंट हैज फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज और हीमोफोबिया देन डू हिजामा जस्ट इन 2 to 3 आवर NBM। जैसे बताया कि डायबिटिक पेशेंट है या उसको हीमोफोबिया है, मतलब खून देख के प्रॉब्लम होता है, चक्कर आने लगता है, डर लगता है, तो उनको नाश्ता करवा के ही करना है, भूखे पेट नहीं करना है। और खास डायबिटिक पेशेंट को जो है कि भूखे पेट ये कभी नहीं करना है। उनको कम से कम 2-3 घंटा पहले नाश्ता सही से करा देना है, फिर ही करना है। क्योंकि अगर डायबिटिक पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो उसको संभालना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो वुंड हीलिंग जो है वो प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा तकलीफ देती है। अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। देयर आर लॉट ऑफ कंडीशन फॉर अनकॉन्शियस कंडीशन ड्यूरिंग हिजामा, मोस्टली इज सीन बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये कंडीशन देखने को मिलता है, पर ये कंडीशन को हल्के में नहीं लेना है। जब भी ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले, एज ए एक्सपर्ट पूरे सही तरह से पेशेंट को पहले एग्जामिन करना है, पल्स रेट देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है, टेम्परेचर भी साथ में देख लेना है, ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेना है। इसमें कहीं भी कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले उस तरह से उसे ट्रीट करना है। अगर सिर्फ शुगर लेवल डाउन हो रहा है तो शुगर लेवल तो इजीली आप अप कर सकते हैं, पर अगर दूसरी कोई तकलीफ हो रही है तो वो तकलीफ को कोई डॉक्टर ही हैंडल कर पाएगा। डॉक्टर को तुरंत रिफ़र करें। अगर डॉक्टर ही ये चीज़ कर रहे हैं तो उन्हें तो पता है कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। पर जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर के अंडर में ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 एट दैट टाइम तुरंत डॉक्टर को बताना है, इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। ट्रीटमेंट सॉल्यूशन क्या है इसका? रिमूव ऑल कप्स इंस्टेंटली एंड चेक ऑल मेडिकल पैरामीटर्स एंड गिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने पहले बताया, Don't be over smart and never take this condition for granted. Maybe this condition is highly emergency। ये भी मैंने पहले बता दिया है, हो सकता है कि ये कंडीशन बहुत बड़ा इमरजेंसी हो, तो वो हमें इमरजेंसी फेज ना करना पड़े, इसलिए सारी प्रिकॉशन के साथ ही हमें ये ट्रीटमेंट करना है। ब्लीडिंग कांट स्टॉप, ये न्यू कमर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो डीप कट कर देते हैं तो ब्लीडिंग सही से नहीं बंद हो पाता है। आपको भी स्क्रीन पे कुछ फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से कट कर रहे हैं। एक्चुअली ये कम्प्लीटली अनऑथेंटिक है, इस तरह से कभी भी कट नहीं करना है। एक तो आप डीप कट कर रहे हैं, वो घाव बना रहे हैं, बहुत गहरा घाव बना रहे हैं,
हो सकता है उसमें कुछ इन्फेक्शन लग जाए। चलिए मान लिए इन्फेक्शन नहीं लग रहा है, पर वो हील होने में कितना टाइम लगाएगा। हम जो इंसिजन करते हैं वो मोस्टली आधे से 1 घंटे में कम्प्लीटली हील हो जाता है। उसके बाद वहाँ से सीरम तक नहीं निकलता है, फिर भी हम प्रिकॉशन के तौर पे 2 दिन उसको सही तरीके से केयर करते हैं। और दूसरी बात ये कि इतना डीप कट कर दिया आपने तो इसका निशान रहेगा ही, रहना ही है। This complication seen due to deep cut or any disease condition like hemophilic or diabetic or any cardiac condition in which patient take any blood thinning medicine। जैसे मैंने बताया कि डीप कट करने की वजह से होता है ये ज़्यादा, और या तो अगर डीप कट नहीं भी कर रहे हैं तो जैसे पेशेंट को हीमोफीलिया है, डायबिटीज़ है, या तो फिर कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रही है, उसके वजह से ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? To prevent this complication, done all recommended lab investigation, mainly BT, CT, RBS, bleeding time, clotting time और random blood sugar देख के ही पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। To prevent this complication, always do superficial cut in this kind of patient। अगर BT, CT थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बॉर्डर लेवल पे है, तो सुपरफिशियल कट करके आप कर सकते हैं। अगर बॉर्डर से ऊपर चले गया है तो प्लीज वेट कपिंग थेरापी मत कीजिए। इफ बाय चांस वी हैव ए कॉम्प्लिकेशन लाइक दिस सीन देन ट्रीट लाइक वुंड। अगर फिर भी ये होता है, ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, तो इसे एक अच्छे से वुंड के तरह से इसको ट्रीट करना है। डू डेली और अल्टरनेट डे ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे आपने पहले फोटोग्राफ देखा, ऐसी कंडीशन बहुत मतलब नए प्रैक्टिशनर हैं उनके प्रैक्टिस में देखने को मिलता है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें। वीडियो देख देख के ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर तरीके से सीखें, उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट करें। और जैसे अगर कोई पेशेंट ब्लड थिनिंग मेडिसिन पे है, तो उस कौन सा ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रहा है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो जहाँ से वो कंसल्ट करके वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ से परमिशन लेके कम से कम 24 आवर वो ब्लड थिनिंग मेडिसिन को आपको बंद करना होगा, फिर तभी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वरना ये ट्रीटमेंट ना करें। ब्लिस्टर ऑन स्किन, ये कंप्लेन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली जैसे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ कर रहे हैं या तो फिर कोई न्यू कमर्स हैं, तो उसमें ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे आप स्क्रीन पे फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं। दिस इज़ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फॉर न्यू प्रैक्टिशनर। न्यू प्रैक्टिशनर को समझिए कि ये देखने को मिलता ही, हर 5 में से 3 पेशेंट को ये देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी है उनके पास। अगर जानकारी है तो नहीं होगा, पर अगर जानकारी नहीं है तो ये होना ही है। This condition is seen because of high vacuum pressure in cup and leave cup on skin for long time। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कप को कितना प्रेशर देना है, कितने टाइम तक रखना है, ये बहुत मैटर करता है। अगर ज़्यादा वैक्यूम प्रेशर हो गया, जो सक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो गया, या तो जितना टाइम रखना है उससे ज़्यादा टाइम आपने रख दिया है, तो वो वहाँ पे ब्लिस्टर बनना ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो ब्लिस्टर बनेगा ही। ब्लिस्टर अगर नहीं बनता है तो समझ लीजिए कि उनका स्किन जो है बहुत ही रफ है, क्योंकि हम जो नॉर्मल जो पैरामीटर्स जो डिसाइड हुआ है, वो पैरामीटर्स के हिसाब से भी उतना वैक्यूम करके कभी कभार नॉर्मल टाइम पे भी ब्लिस्टर हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो वो सॉफ्ट स्किन तो पहले ही हमें एग्जामिन कर लेना है, फिर प्रेशर मेंटेन करना है, फिर भी हाई वैक्यूम तो कभी भी नहीं करना है, और जो पैरामीटर्स के हिसाब से टाइम है उससे ज़्यादा टाइम वहाँ पे कप नहीं रहने देना है। इन सब पेशेंट ऑल्सो सीन बिकॉज ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन कंडीशन। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ट्रीटमेंट सॉल्यूशन क्या है। टू प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन, नेवर यूज मोर वैक्यूम प्रेशर और नेवर पुट कप फॉर लॉन्ग टाइम ऑन स्किन। स्किन के ऊपर जो है प्रॉपर वैक्यूम प्रेशर ही बनाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना है, और जितना टाइम प्रॉपर है, जैसे 5 मिनट, तो 5 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं रखना है। If blister seen, then if that is small than 1 mm, then doesn't do anything. It will heal itself. But if it is large in size, then pour out liquid and treat like wound।
जैसे अगर ब्लिस्टर बने हैं और 1 mm से छोटे, मतलब बहुत ही छोटे हैं, तो उसको कुछ भी नहीं करना है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। पर उससे बड़े ब्लिस्टर बन गए हैं तो उनको क्या करना है कि उनको पंचर करके वहाँ से जो है लिक्विड निकाल देना है, उसको अच्छे तरह से वुंड के तरह हील करना है। क्योंकि ये ब्लिस्टर अगर बड़े हो गए हैं तो उसके निशान रहने के चांस रहते हैं, वो निशान ना रहे उसके लिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिशनर हैं आपको नहीं पता है कि वुंड को किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर रिफ़र करें या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन्हें ट्रीटमेंट दें। तो अभी तक हमने बात की कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट की, तो अब हम आगे बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद जो है क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है। ब्लीडिंग स्टार्ट अगेन, वापस से ब्लीडिंग शुरू हो जाना। वुंड कांट हील, जो इंसिजन किया है वो सही से वापस से हील नहीं हुआ है। सेप्टिक, इन्फेक्शन लग जाना। एनीमिया, वीकनेस, कमजोरी। पेन एट ट्रीटमेंट साइट। डिजीज डजंट रिलीफ, रोग में ज़्यादा कुछ फायदा ना होना। ब्लीडिंग स्टार्ट अगेन, this complication is rare, mostly seen in diabetic patient and patient who took blood thinning medicine. This is seen due to wound doesn't heal properly and mostly seen because of deep cut. जैसे नए प्रैक्टिशनर अगर ज़्यादा डीप कट कर देते हैं तो ये देखने को मिलता है। और दूसरा, ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट और ब्लड थिनिंग मेडिसिन जो ले रहे हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रही है तो वो जो वुंड हीलिंग है वो थोड़ा धीरे होता है। और डायबिटिक पेशेंट में भी ये चीज़ बहुत धीरे धीरे होता है। अगर हीमोफिलिक पेशेंट है और पता नहीं है फिर भी कर देते हैं तो भी ये होने का चांस है, पर उसमें जो है वो ड्यूरिंग ही पता चल जाता है क्योंकि ब्लीडिंग बंद ही नहीं होता है। तो ये तो मतलब डायबिटिक में और ये ब्लड थिनिंग मेडिसिन के पेशेंट में कभी कभार बंद होने के बाद वापस से शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेशर होने की वजह से वो हो जाता है। तो वो ना हो, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। और डीप कट कभी भी नहीं करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? Mainly prevent cautious by deep cut, and if seen the bleeding again then treat properly as wound. उसको एक वुंड तरह से ही ट्रीट करना है और ना हो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि डीप कट ना हो जाए। वुंड कांट हील, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा तभी देखने को मिलेगी कि जब जो इंसिजन है एक हद से ज़्यादा डीप हो गया है, तभी वो वुंड हील नहीं होता है। और दूसरा कंडीशन ऐसा भी होता है कि जैसे थोड़ा सा डीप हुआ है पर पेशेंट ध्यान नहीं रख रहा है, पेशेंट को जो आफ्टर केयर बताया गया है वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। आपको आई बटन में उसका भी एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वो अगर सही तरह से फॉलो नहीं कर रहा है तो भी वो वुंड हील नहीं होता है। कभी कभार उसमें कॉम्प्लिकेशन और बढ़ सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमें उसे सही तरह से ट्रीट करना है और प्रिवेंट करना है। दिस कॉम्प्लिकेशन सीन इन डायबिटिक पेशेंट मेनली बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स वुंड इज डिफिकल्ट टू हील। बहुत तकलीफ के बाद, मतलब बहुत जल्दी ये हील नहीं होता, टाइम लगाता है डायबिटिक पेशेंट में। Also seen in HIV patient, but actually weight cupping is contraindicated in HIV patient. नॉर्मली जो हमें अगर पता है इनको HIV है तो उसमें तो वेट कपिंग नहीं ही करना है, पर कभी कभार अगर थोड़ी गफलत में रह गए कि, बट ऑब्वियस है कि ज़रूरी नहीं कि HIV का जो सिम्टम है सबको दिखता हो। अगर कम टाइम का इन्फेक्शन लगा हो और उसमें कर देते हैं तो भी ये देखने को मिल सकता है कि वो जो वुंड है उसमें हील नहीं होगा, तो वो डॉक्टर को ही रिफ़र कर देना है। डॉक्टर अच्छे से जानते हैं कि उसमें क्या करना है। डॉक्टर से यहाँ मेरा मतलब है कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी किसी भी डॉक्टर के पास आप रिफ़र कर सकते हैं, पर इसे हल्के में नहीं लेना है। डॉक्टर के पास रिफ़र करके ही उसे ट्रीटमेंट करवाना है। सीन इन सम अदर कंडीशंस ऑल्सो, कई बार दूसरे बीमारियों में भी ये देखने को मिलता है कि जैसे ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रही है तो भी ये हो सकता है, या तो फिर कोई स्किन डिसीज़ है जिसमें वुंड जल्दी से हील नहीं हो रहा है, उसमें भी ये देखने को मिल सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट सॉल्यूशन क्या है?
इन दिस केस पेशेंट नेवर डू डीप कट। डीप कट तो भूल से भी नहीं करना है भाई, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ये। इफ डन बाय मिस्टेक ट्रीट एज ए वुंड। नए प्रैक्टिशनर अगर भूल से कर दिए हैं तो उसको एक घाव वुंड के तरह से ही ट्रीटमेंट करना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, ना कि हवा में। सेप्टिक इन्फेक्शन, ये भी मोस्टली डीप कट की वजह से ही देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे कोर्स में जो हमने पूरा पैरामीटर्स जो डिसाइड किया है, डॉक्टर नदीम सर ने जो पूरा पैरामीटर्स हमें बताया है, उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो इन्फेक्शन और सेप्टिक होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसमें सारी प्रिवेंशन के साथ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पर अगर कोई न्यू कमर्स है, मतलब नए हैं, उन्हें ज़्यादा पता नहीं है, ये पैरामीटर्स के बारे में भी नहीं जानते, अगर पैरामीटर्स सीखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको नहीं पता है फिर भी आपसे ये कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं तो उसको सही तरह से ट्रीट करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो उसके लिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। In some cases, due to negligence of patient or practitioner, septic or infection may seen. This is only done by negligence. जैसे मैंने पहले बताया कि आफ्टर केयर सारा कुछ पेशेंट को बता के रखा है हमने, अब पेशेंट कर नहीं रहे हैं। अगर डॉक्टर ने, प्रैक्टिशनर ने पेशेंट को आफ्टर केयर नहीं बताया तो प्रैक्टिशनर की गलती है। अगर प्रैक्टिशनर ने बता दिया अब पेशेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो पेशेंट की गलती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पेशेंट की ही गलती होगी, या ऐसा भी नहीं है कि हमेशा प्रैक्टिशनर की गलती होगी। दोनों में से किसी की भी गलती हो सकती है, पर सफ़र पेशेंट को करना पड़ता है। तो ये ना हो, इसका बहुत ही हमें ध्यान रखना है। अगर समझ लीजिए कि आप प्रैक्टिशनर हैं और पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन हुआ, भले पेशेंट की गलती की वजह से हुआ, तो भी कुछ ना कुछ तो आप ही उस चीज़ को सफ़र करेंगे, क्योंकि आप एक पेशेंट को सही रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरे पेशेंट पे उसकी आपकी बहुत ख़राब इफेक्ट होगी। इसका ट्रीटमेंट सॉल्यूशन क्या है? प्रिवेंशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन। जैसे मैंने पहले बताया, प्रिवेंशन ही बहुत ज़रूरी है। बट इफ़ दिस कॉम्प्लिकेशन सीन देन रिफ़र टू एनी जनरल सर्जन। ये जनरल सर्जन को रिफ़र करने की बात जब आ रही है तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ये आप समझ सकते हैं। टू ट्रीट प्रॉपरली विथ फुल अटेंशन एज ए कॉम्प्लिकेटेड वुंड। वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड घाव हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड वुंड है, तो उसको ट्रीट सब लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप जानते हैं इसे ट्रीट करना, आप ट्रीट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पेशेंट सफ़र नहीं करना चाहिए, इसलिए हो सके तो किसी जनरल सर्जन के पास ज़्यादा भेज दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। एनीमिया, दिस इज ऑल्सो रेयर कॉम्प्लिकेशन। In all patient physical examination is must. If practitioner ignore for hemoglobin examination, this condition may be seen in some cases। जैसे पेशेंट को जो मतलब हम पहले बुला रहे हैं, जो डायग्नोसिस करते हैं, तो डायग्नोसिस के टाइम पे ही हम सारा देख लेते हैं कि पेशेंट एनीमिक कंडीशन तो नहीं है। मोस्टली फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए एनीमिक है या नहीं वो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है। प्रैक्टिशनर जानते हैं कि एनीमिया के लिए कौन से हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। अगर आपको नहीं पता है तो हमें कमेंट कीजिए, वहाँ से हम आपको बता देंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो। इसका ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन क्या है? नेवर डू हिजामा ऑन एनीमिक पेशेंट। जैसे पहले बताया कि एनीमिया अगर पता चला है तो नहीं करना है इनमें हमें ट्रीटमेंट, वो हमें बहुत बड़ी तकलीफ कर सकती है। If seen this complication, then treat like anemia under better guidance। एनीमिक पेशेंट के जैसे ही इन्हें ट्रीट करना है। कभी कभार जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से भी एनीमिक कंडीशन हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सेसिव ब्लीडिंग बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो वो कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए हमें प्रिवेंशन ही करना है। पर अगर हो गया है तो उसे एनीमिक पेशेंट के जैसे ही सही से ट्रीट करना है। वीकनेस, this is not a complication but patient complains sometimes this feeling is due to light feeling in body after treatment। ये मेन वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर हमें थोड़ा वीकनेस जैसा लग रहा है। मोस्टली 99% पेशेंट जो वीकनेस की कंप्लेन करते हैं वो एक्चुअली वीकनेस नहीं, पर वो एक लाइटनेस रहता है बॉडी में। तो हमें पहले डिसाइड करना है कि एक्चुअली वीकनेस है या लाइटनेस उन्हें फील हो रहा है, इसलिए वो इस तरह का हमें बता रहे हैं।
अगर सच में वीकनेस है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो सीन समटाइम ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, जैसे डीप कट हो गया है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, फ्रेश ब्लड भी निकल गया है स्टेसिस के साथ साथ, तो ये देखने को मिलेगा। तो वो नहीं करना है, इसके लिए हमें प्रिवेंशन ज़रूरी है। अब इसका ट्रीटमेंट सॉल्यूशन क्या है? मेन सॉल्यूशन इज डोंट डू डीप कट इन एनी कंडीशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डीप कट कभी भी नहीं करना है। एडवाइज प्रॉपर डाइट दैट विल हेल्प इन दिस कंडीशन। प्रॉपर डाइट वैसे तो आफ्टर केयर में सारा कुछ बताते हैं, फिर भी अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं तो उसको वापस से कंफर्म करें कि हमने जो आपको डाइट बताया था आप वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से फॉलो कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंप्लेन ईजी नहीं है। भले 99% में ये एक कॉम्प्लिकेशन नहीं बोल सकते हैं, पर कॉम्प्लिकेशन तो है, इसलिए डाइट कंट्रोल कराना बहुत ज़रूरी है। पेन एट ट्रीटमेंट साइट, कब लगाया आपने, ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद भी कभी कभी कोई पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जहाँ पे कप लगाया था वहाँ पे अभी भी हमें पेन हो रहा है। दिस कंडीशन इज ऑल्सो रेयर, दिस कंडीशन सीन ड्यू टू डीप कट और हाई वैक्यूम प्रेशर। जैसे पहले आपने फोटोग्राफ देखे, जैसे ब्लिस्टर हो गया है या तो बहुत ज़्यादा डीप कट कर दिया है, तो उस कंडीशन में ये देखने को मिल सकता है, पर वो कॉम्प्लिकेशन ना हो इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। पर ये कंप्लेन बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर। कभी कभार ही किसी को देखने को मिलेगा, अगर सही तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट करना आता है। तो अगर सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि सब पेशेंट में उन्हें देखने को मिले। ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन क्या है? टू प्रिवेंट दिस कंडीशन नेवर कट डीप एंड नेवर यूज हाई वैक्यूम। जैसे मैंने पहले बोला कि हाई वैक्यूम नहीं करना, हाई वैक्यूम की वजह से क्या होगा, ब्लिस्टर हो जाएगा। और डीप कट करते हैं, ब्लड लॉस होगा, वुंड हीलिंग नहीं होगा, सेप्टिक हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस हैं कि तकलीफ होगी। तो तकलीफ ना हो उससे हमें बच के ही चलना है। इफ दिस कॉम्प्लिकेशन सीन देन जस्ट अप्लाई आइस ऑन पेनफुल प्लेस। अगर डीप कट ज़्यादा नहीं हुआ है फिर भी ये कॉम्प्लिकेशन कभी कभार किसी पेशेंट में बहुत ही रेयरली अगर देखने को मिलता भी है, तो उन्हें सजेस्ट करना है कि जहाँ पे हमने कप लगाया था वहाँ पे आप आइस एप्लीकेशन कीजिए, आपको पेन रिलीफ हो जाएगा। डिजीज डजंट क्योर, ये भी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बोल सकते हैं, पर एक कंप्लेन बोल सकते हैं पेशेंट की। कभी कभार ये कंप्लेन होता है, जैसे कोई न्यू प्रैक्टिशनर कर रहे हैं तो उन्होंने हो सकता है कि सही से कन्विंस नहीं किया है पेशेंट को, और कन्विंस करने के पहले ही उन्होंने सारा मतलब ट्रीटमेंट कर दिया। तो वो कन्विंसिंग होना ज़रूरी है। पेशेंट एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पेशेंट को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, आपको कितना सेशन लगेगा, कितना टाइम लगेगा आपको ट्रीट होने में, क्योंकि जो तकलीफ है उसके हिसाब से ही टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी में एक दिन में हो गया तो दूसरे को भी एक सेशन में ही हो जाएगा। किसी को एक सेशन में हो गया तो दूसरे को भी एक सेशन में हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। सबकी डिसीज कंडीशन अलग अलग होती है, बॉडी कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए इसमें आगे हम बढ़ते हैं। दिस कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो सीन सो मेनी टाइम, पर एक कॉम्प्लिकेशन नहीं कंप्लेन बोल सकते हैं। ट्रीटमेंट सॉल्यूशन क्या है? दिस कंडीशन ऑफ पेशेंट इज सीन ड्यू टू डॉक्टर प्रैक्टिशनर डजंट से डिटेल ट्रीटमेंट एंड रिलीफ प्रोसीजर। जैसे मैंने पहले बताया कि मतलब कोई भी तकलीफ है उसमें कितना सेशन में कितना फ़ायदा होगा, कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, वो एक बताना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वो सही से बताएं, सही से कन्विंस करें, तो ये कंप्लेन भी देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिशनर हैव टू डायग्नोज डिसीज एंड डिवाइड इन क्यूरेबल और नॉट क्यूरेबल। If disease is not curable, then know about how much relief will give this treatment. Then make patient educate about disease. जैसे डायग्नोसिस के टाइम पे पता चल जाएगा कि ये क्यूरेबल है या नहीं है। अगर क्यूरेबल है तो कितना टाइम लगेगा, कितना सेशन में आप उसमें रिलीफ दे पाएंगे, हर सेशन पे कितना रिलीफ होगा, वो सारा कुछ पेशेंट को बताना जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया, पेशेंट एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। अगर क्यूरेबल नहीं है, ठीक नहीं हो सकता है, तो आप के ट्रीटमेंट से कितना फ़ायदा होगा वो भी आपको बताना है। अगर कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है तो फिर ट्रीटमेंट का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम अलग वीडियो में
दिखा रहे हैं कि किसमें किसमें इंडिकेटेड है, किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब उसमें नहीं करना है, क्योंकि वो फ़ायदा नहीं देगा बल्कि नुकसान भी हो सकता है। हाँ जी हाँ, आपने पूरा सही सुना। मैं बोल रहा हूँ कि वेट कपिंग अगर सही तरीके से नहीं किया गया है, गलत जगह पे भी कर दिए हैं, गलत डिसीज़ में कर दिए हैं, तो फ़ायदा के जगह नुकसान दे सकता है। अगर गलत हाथों से हुआ तो भी नुकसान दे सकता है। जो भी मैंने अभी तक कॉम्प्लिकेशंस की बात की है, मोस्टली गलत हाथों की वजह से ही ये कॉम्प्लिकेशन होता है, और आधा जो है पेशेंट के नेग्लिजेंसी की वजह से भी होता है। तो प्लीज़ 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 नेग्लिजेंसी नहीं करना है, और सही तरीके से जो क्वालिफाइड पर्सन है उन्हीं के पास हमें ट्रीटमेंट करवाना है। If you have seen or think about other than this complication, then free to ask anything about it. इसके अलावा अगर आपको और भी कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, अगर आप प्रैक्टिशनर है तो आपको हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला हो, तो अगर आपको कॉम्प्लिकेशन इसके अलावा कुछ देखने को मिला हो तो आप हमें बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे। या तो आप कुछ सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा कांटेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि ये जो ट्रीटमेंट है पूरा एक साइंटिफिक वे से करना ज़रूरी है, तो इसका सारा एक कोर्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है। वो कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हिजामा करवाना चाहते हैं, कपिंग थेरापी करवाना चाहते हैं, तो भी हमें कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट डिटेल जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कॉन्टेक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स जो हैं वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे वीडियोस जो हैं वो भी आप देखें, वहाँ से भी आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।